61 क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना है। काव्य संग्रह के रचयिता धूमिल है। इनका नाम सुदामा पांडे है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक और दूसरा नंबर है कल सुनना मुझे। कल क्या है? सुनना मुझे। तीसरा नंबर है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे, इस पर सन 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे, इस पर सन 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 62 क्वेश्चन की बात करेंगे कि देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होता है। यह देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। तो बी सही है। अगर कथन गलत की बात करें तो देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम क्या है? अवैज्ञानिक है, यह गलत है। एक ध्वनि के लिए सही क्या है? एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होता है और देवनागरी का प्रत्येक अक्षर क्या होता है? उच्चरित होता है। तो देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है, यह कथन सत्य है। देवनागरी की वर्णमाला का क्रम क्या है? वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि क्या है? आक्षरिक है। 63 क्वेश्चन की बात करेंगे कि सफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो सही जवाब उपमा का है। उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक वस्तु की क्षमता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द की बात करें तो इसमें वाचक शब्द बीच में क्या आते हैं? ज्यों आता है, सम आता है, सा, सी। अगर ये तुल्य इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ज्यों, सम, सासी, सासी, तुल्य इत्यादि शब्द आते हैं। 64 क्वेश्चन है कि वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो क्या कहलाता है? सर्वनाम, संज्ञा, विश्लेषण, क्रिया। तो यह संज्ञा कहलाता है। वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, बुढ़ापा, मनुष्य। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। जैसे क्या हो गया? संज्ञा की बात करें तो सोना हो गया, बुढ़ापा हो गया, मनुष्य। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला नंबर जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर गुणवाचक संज्ञा और चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। 65 क्वेश्चन की बात करेंगे कि विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा क्या है? संस्कृत है, अपभ्रंश, अवहट्ट, मैथिली। तो विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा की बात करें तो ये सी सही जवाब है, अवहट्ट है। विद्यापति द्वारा कृत कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति पताका, कीर्तिलता दोनों की भाषा क्या है? अवहट्ट है। और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। विद्यापति को कवि शेखर, अभिनव, जयदेव, कवि कंठहार आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। क्या क्या नाम से? कवि शेखर, अभिनव, जयदेव, कवि कंठहार आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट है। और अगर बात करें तो कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट, विद्यापति द्वारा कीर्ति पताका, कीर्तिलता दोनों की भाषा जो है अवहट्ट है। 66 क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि, फारसी लिपि, सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ठी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास की बात करें तो किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से कुटिल या सिद्ध मातृका लिपि तथा कुटिल या सिद्ध मातृका लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। 67 क्वेश्चन है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो अनुकूल या अनुकूल या अनुकूल या अनुकूल। तो इसका डी सही है, जो अनुकूल है, अनुकूल, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अवधी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो ये पूर्वी हिंदी की जो है उपभाषा है।
अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 69 क्वेश्चन है कि उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा? तो उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, रूपक। तो उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा? उत्प्रेक्षा होगा। तो उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा का अर्थ है कि किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। इसका वाचक शब्द मानो, जानो शब्द आते हैं। बीच में क्या आता है? मानो और जानो शब्द आते हैं। उदाहरण देख लें उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो फूले कास सकल मई छाई, फूले कास सकल मई छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कृतज्ञ का विलोम अगर देखें तो कृतज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, दुष्ट। तो कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। अंत का आदि होता है। विज्ञ का अविज्ञ विलोम होता है। दुष्ट का क्या होता है? सज्जन होता है। अंत का आदि, विज्ञ का अविज्ञ, दुष्ट का सज्जन, कृतज्ञ का कृतज्ञ। अगले क्वेश्चन की बात करें 71, कौन सी बोली जो है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं है? गढ़वाली, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। तो गढ़वाली नहीं है। गढ़वाली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। गढ़वाली जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आती हैं। 72 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत है? गा, ना, जा, डा। तो अगर बात करें दंत की, तो दंत वर्ण जो है बी सही है। ना जो है दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। कंठ वर्ण के अंतर्गत का, गा आता है। तालु वर्ण के अंतर्गत चा, छा, जा, जा आता है। मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा आता है। दंत वर्ण के अंतर्गत ता, था, दा, ना आता है। और ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत पा, फा, वा, मा आता है। 73 क्वेश्चन है, तुम कहाँ रहते हो कैसा वाक्य है? तुम कहाँ रहते हो इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर विधिवाचक वाक्य, दूसरा नंबर निषेधवाचक, तीसरा नंबर आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक और पांचवा विस्मयवाचक। छठवां क्या है? संदेहवाचक और सातवां इच्छावाचक और आठवां संकेतवाचक। 74 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द अभिकारी नहीं? कब, इधर, किंतु, लंबा। तो डी सही है। लंबा जो है अभिकारी शब्द नहीं है, बल्कि लंबा क्या है? विकारी शब्द है। लंबा क्या है? अभिकारी शब्द नहीं है, बल्कि लंबा क्या है? विकारी शब्द है। जबकि कब, इधर, किंतु अव्यय शब्द है। तो इसमें से अभिकारी शब्द नहीं है कौन सा? तो लंबा नहीं है, बल्कि कब, इधर, किंतु ये सभी क्या है? अव्यय शब्द है। अच्छ का अर्थ नहीं होता। तो आँख, सर्प, धुरी, पृथ्वी। कौन सा अच्छ का अर्थ नहीं होता? तो पृथ्वी नहीं होता, बल्कि आँख होता है। अच्छ का अर्थ सर्प भी होता है, धुरी भी होता है। तो अच्छ के अर्थ आँख, सर्प, धुरी, जबकि पृथ्वी का अर्थ जो है पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, धरती के पर्यायवाची है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 2, 3, 5, 4। तो इसका सही जवाब बी है, 3 है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला नंबर सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जिससे बिजली चमकती है, ये क्या है? सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण एवं मिश्र वाक्यों का मेल हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। मैं क्या? रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। 77 क्वेश्चन है कि चिर और चीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो पुराना या कपड़ा होगा, या कपड़ा या पुराना, वृक्ष या पुराना या वृक्ष। तो ये सही है कि एक चिर का अर्थ होता है पुराना और एक चीर का अर्थ क्या होता है? कपड़ा। तो एक चिर का अर्थ पुराना है और एक चीर का अर्थ क्या है? कपड़ा होता है। निम्न में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, यमक, उपमा। तो इसमें कौन सा शब्द अलंकार है? तो इसका सही जवाब क्या है?
तो इसका सही जवाब यमक अलंकार है। यमक अलंकार शब्द अलंकार है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर शब्द अलंकार, अर्थालंकार, दूसरा तीसरा उभय अलंकार। उभय अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत देखें तो अनुप्रास आता है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष, वक्रोक्ति, ये क्या है? शब्द अलंकार है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार के भेद की बात करें तो उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा, ये काव्यलिंग और विरोधाभास, ये क्या है? अर्थालंकार के भेद। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, विरोधाभास, ये सभी अर्थालंकार के भेद है। स्वर संधि के कितने प्रकार की होती हैं? 5, 6, 3, 4। तो स्वर संधि की बात करें तो ये 5 प्रकार की होती हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार संधि कहलाते हैं। संधि की 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला नंबर दीर्घ, दूसरा गुण और तीसरा वृद्धि, यण और आयाति, चौथा यण और पांचवा आयाति। तो यही क्वेश्चन किया गया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयाति। नौका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तरिणी, पतंग, तरी या तटनी। तो तटनी जो है ये नौका का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि तरिणी, पतंग, तरी ये सभी जो है नौका का पर्यायवाची है। अब देखते हैं तरिणी, पतंग, तरी नौका का पर्यायवाची। नदी के अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो सरिता, तटनी। तो नदी के पर्यायवाची तटनी है। सरिता, तटनी, अबका, निर्झरणी, कूलंकषा, तरंगणी, ये सभी किसकी हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। 81 क्वेश्चन है, घर का जोगी जो गड़ा आन गाँव का सिद्ध। घर का जोगी जो गड़ा आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सिद्ध होने के लिए जोगी होना जरूरी है। अपने लोगों में आदर नहीं होता, जोगी घर छोड़े बिना सिद्ध नहीं हो सकता। अपने लोगों में जो आदर मिलता है वह बाहर नहीं मिल सकता। तो घर का जोगी जोड़ा आन गाँव का सिद्ध, तो भी सही है कि अपने लोगों में आदर नहीं होता। अपने लोगों में आदर नहीं होता। शेष विकल्प जो है असंगत है। 82 क्वेश्चन है, मुख्यार्थ के बाधित होने पर जब उससे संबंधित दूसरा अर्थ लिया जाता है तो शब्द शक्ति क्या होती हैं? तो अभिधा, व्यंजना, अर्थे व्यंजना, लक्षणा। तो लक्षणा होती है कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर जब उससे संबंधित दूसरा अर्थ लिया जाता है तो शब्द शक्ति क्या होती है? तो ये लक्षणा होती है। मुख्यार्थ में बाधित होने पर जब उससे संबंधित दूसरा अर्थ लिया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। अभिधा की बात करें तो साक्षात, सांकेतिक, गुण, जाति, द्रव्य, क्रियावाचक, अर्थ का बोध कराने वाले अभिधा शब्द शक्ति कहलाते हैं। अभिधा क्या कहलाती है? कि साक्षात, सांकेतिक, गुण, जाति, द्रव्य, क्रियावाचक, अर्थ का बोध कराने वाले अभिधा शब्द शक्ति कहलाते हैं। और व्यंजना की बात करें तो शब्द के अर्थ से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। तो व्यंजना किसे कहते हैं? शब्द के अर्थ से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजना। व्यंजना क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। 83 क्वेश्चन है कि घड़ों पानी पड़ जाना, मुहावरे के सही अर्थ क्या है? तो घड़ों पानी पड़ जाना, भीग जाना, बहुत शर्मिंदा होना, नहाना या डूब जाना। तो घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ जो है बहुत शर्मिंदा होना। बहुत शर्मिंदा होना जो है शेष विकल्प असंगत है। तो घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। 84 क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 14 नवंबर 1949। तो 20 है ये 14 सितंबर जो है 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी में मिली। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक का राजभाषा का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य
है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। तो किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए? 350, 351, 353 या 352? तो ये सही जवाब 351 है कि अनुच्छेद 351 में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करें, उसका विकास करें, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो अनुच्छेद क्या है? 351 है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे जैसे भारतवर्ष में नवीन जागरण उत्पन्न हुआ है, वैसे वैसे पुरानी पोथियों के संग्रह करने और पढ़ने की ओर भी प्रवृत्ति बढ़ती गई है। कश्मीर हो गया, नेपाल, तिब्बत, केरल, तमिल आदि प्रदेशों से अनेक नूतन ग्रंथ रत्नों का उद्धार हुआ है। कौटिल्य का प्रसिद्ध अर्थशास्त्र पाया जा सका है। टी गणपति शास्त्री ने भास के नाटकों का उद्धार किया है। हरप्रसाद शास्त्री के परिश्रम से नेपाल दरबार लाइब्रेरी से अनेक ग्रंथ रत्नों का पता चला है। मुकुंद राम शास्त्री ने कश्मीर की ग्रंथ राशि को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है। श्रीधर ने वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर विद्वान मंडलों का ध्यान आकृष्ट किया है। बुडरप के प्रयत्नों से तंत्र ग्रंथों के अध्ययन को बल मिला है और राहुल जी ने तिब्बत से अनेक बहुमूल्य बौद्ध ग्रंथों का उद्धार किया है। तो 86 नंबर प्रश्न है कि तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार किसने किया? तो सही जवाब क्या है? राहुल संकृत्यायन ने। तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार जो है राहुल संकृत्यायन ने किया। गद्यांश के अनुसार टी गणपति शास्त्री ने भास के नाटकों का उद्धार किया। राहुल संकृत्यायन ने तिब्बत के अनेक बहुमूल्य बौद्ध ग्रंथों का उद्धार किया है। 87 क्वेश्चन है कि वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर किसने ध्यान आकृष्ट किया? तो सही जवाब श्रीधर है। वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर श्रीधर ने ध्यान आकृष्ट किया। कश्मीर, नेपाल, तिब्बत, तमिल आदि प्रदेशों के नूतन ग्रंथ रत्नों का उद्धार हुआ। अगला 88 क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? प्लेटो है, अरस्तु, सुकरात या कौटिल्य? तो अर्थशास्त्र के रचयिता की बात करें तो ये कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। कौटिल्य का अन्य नाम अगर देखें तो विष्णुगुप्त, चाणक्य था। यह राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है अर्थशास्त्र। कश्मीर की ग्रंथ राशि को प्रकाशित करने का प्रयास किसने किया? तो ये सही है, मुकुंदराम शास्त्री ने कश्मीर के ग्रंथ को प्रकाशित करने का प्रयास जो है मुकुंदराम शास्त्री ने किया। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? पुरानी पोथियाँ, उद्धार, भारतवर्ष, नवीन जागरण? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो होगा ये नवीन जागरण होगा। 91 क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता उसे विद्यालयों और समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाती है? तो बी सही है, आवश्यकता अनुसार अनुकूलता। पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार अनुकूलता की विशेषता उसे विद्यालयों और समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाती है। 92 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण विशेषता है और माध्यमिक शिक्षा में किस पहल का विस्तार है? तो बी सही है, सर्व शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण विशेषता है और माध्यमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान पहल का विस्तार है। 93 क्वेश्चन है आवश्यकताओं के मैस्लो के पदानुक्रम के अनुसार स्व, वास्तविकता और सौंदर्य आवश्यकताएं का भाग है। तो बी सही है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। आवश्यकताओं के मैस्लो के पदानुक्रम के अनुसार स्व, वास्तविकता और सौंदर्य आवश्यकताएं क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं के भाग हैं। 94 क्वेश्चन है पाठों का पाठन और प्रतिबिंबन करने का मुख्य उद्देश्य को बढ़ाना है। तो किस उद्देश्य को बढ़ाना है? तो इसका सही जवाब डी है, भाषा योग्यता को। तो पाठों का पाठन और प्रतिबिंबन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा योग्यता को बढ़ाना है। जब शिक्षण कार्य नीतियों प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं और हितों के लिए स्थिति के अनुरूप फ्लेक्सिबल होती है तो वह निम्नलिखित में से किस एक सामान्य उदाहरण है? विभेदन, भाषा शिक्षण, परियोजना प्रणाली या क्रीड़ा प्रणाली? तो विभेदन है। जब शिक्षण कार्य नीतियों प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं और हितों के लिए स्थिति के अनुरूप फ्लेक्सिबल होती है, यह एक क्या है? विभेदन का उदाहरण है। 96 क्वेश्चन है कि विद्यालय के विषयों के अध्ययन में 3 आर किसका संकेत है? तो सी सही है, पाठ करना, लेखन करना, अंकगणित। तो विद्यालय के विषयों के अध्ययन में 3 आर पाठ करना, लेखन करना, अंकगणित का संकेत है। 97 क्वेश्चन है कि छायांकन फोटोग्राफी का एक उदाहरण क्या है? दृश्य कला या समकालीन कला, रंगमंच स्वरूप, प्रदर्शन कला,
तो समकालीन कला है ये, छायांकन फोटोग्राफी समकालीन कला का एक उदाहरण है। 98 है कि अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा एक वर्ग के लोगों को वरीयता देने का क्या कहलाता है, तो इसे पक्षपात कहते हैं। अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा एक वर्ग के लोगों को वरीयता देना पक्षपात कहलाता है। दल शिक्षण तभी सर्वाधिक उपयुक्त है जब क्या हो कि संसाधन समिति हो। संसाधन क्या हो, समिति हो। दल शिक्षण तभी सर्वाधिक उपयुक्त है जब संसाधन क्या हो, तो संसाधन सीमित हो। 100वां क्वेश्चन है कि छात्र और शिक्षक किस पाठ्यक्रम अभिकल्प डिजाइन में परिवर्तन के अभिकर्ता एजेंट है, तो इसका सही जवाब मूल अभिकल्प डिजाइन। छात्र और शिक्षक जो है मूल अभिकल्प डिजाइन में परिवर्तन के अभिकर्ता एजेंट हैं। क्या है, परिवर्तन के अभिकर्ता एजेंट है।